बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और महफूज हैं। यकीनन आज के दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल कराची में रहने वाले तकरीबन 2 करोड़ लोग, 2-2.5 करोड़ लोग जो हैं, कल वो खुशी से पागल थे क्योंकि कल मौसम इतना खूबसूरत था। मौसम ने, कल की बारिश ने दिल जीत लिया। मगर जहाँ इतने खूबसूरत मौसम में लोग शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह ताला का इस बारिश की वजह से कि हब्स टूटा, गर्मी कम हुई, वहीं पे साथ साथ के इलेक्ट्रिक के लिए लोग बदुआएं भी कर रहे थे। 18 जगहों पे टोटल जो इनके फीडर्स थे वो काम नहीं कर रहे थे और बिजली नहीं आ रही थी। पूरे कराची में मुख्तलिफ इलाके थे और डिफेंस के भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे कोई 6-6 घंटे तक लाइट नहीं आई है। इसके अलावा कहीं 8 घंटे लाइट ना आने की शिकायत हैं, कहीं 12 घंटे लाइट ना आने की शिकायत हैं। चलें, एक मौसम अच्छा था और बाद में काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई, लोग परेशान हुए। मगर उसी के साथ साथ जब घर के बाहर लोगों ने एक सैलाब वाला मामला देखा तो पता चला कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, मगर कम बारिश हो तब भी ज़्यादा पानी आ जाता है। तो कल एक नई चीज़ भी देखने को मिली है लोगों को। डिफेंस की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जिसको यकीनन आप सब दोस्तों ने देखा होगा, जहां डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं वो दिखाए गए कि काले रंग के जो फवारे हैं वो फूट रहे हैं और वो उबल रहे हैं। खैर, इस तरह के बहुत सारी जो गफलतें थी वो हमें देखने को मिली हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम इस बारिश को और इस बिजली के निज़ाम को, इस के निज़ाम को कल की निस्बत बेहतर अंदाज में देखेंगे। आते हैं ज़रा प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आज एक बहुत ही अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। वैसे तो आप उन सारे चेहरों को जानते हैं जो कैमरों के सामने होते हैं। कुछ लोग कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, और कैमरे के पीछे काम करना मतलब जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांड्स है, ग्लैमर है और भी बहुत कुछ है। इन सब एरियाज़ में काम करने के बावजूद एक हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, ये एक सोशल वर्क में भी ख़ास लगाव रखते हैं और इंसानों की खिदमत के हवाले से बड़ा एक आला जज्बा है इनके दिल में। तो आइए आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये खिदमत खल्क का जज्बा इनमें कैसे आया और ये किस तरह अपनी इतनी मसरूफ़ जॉब्स के साथ जो है वो लोगों की मदद करते हैं। मैं तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इकबाल अहमद रिजवी, जो कि फ़ाउंडर एंड CEO हैं मेड्रॉक्स मीडिया के। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इकबाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाअल्लाह। और आपकी जो स्टार्ट था, इंट्रो था पूरा, इसमें कि इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं अगर तो बहुत बुरा हाल हुआ कल, डिफेंस से लेके समझे लियाकताबाद तक। आपको पता है लोग 5-5 घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे हैं कल कराची में। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा था कि हम लॉकडाउन की जब बात कर रहे थे, मुझे तो नॉर्मल कंडीशन ही लग रही थी। जब नॉर्मल डेज में बारिश होती है उसी तरह लाइन्स लगी हुई होती हैं। हाँ। और लॉकडाउन के टाइम में भी सेम कंडीशन थी। मीन्स कि हमारा निज़ाम सही नहीं गया हमारा, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया। मतलब लोग कम निकले या ज़्यादा निकले, बारिश जब भी होगी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और रहा सवाल आपका कि ग्लैमर की दुनिया से रहा ताल्लुक, एडवर्टाइजिंग से रहा, सोशल वर्क की साइड पे या वेलफेयर साइड पे क्यों आ गया मैं? ये बहुत देर हो गई मुझे। मेरे ख्याल में आपको, हमको बहुत पहले से इस पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ सोशल वर्क की साइड पे। क्योंकि इसको मैंने जिस तरह से मैंने पाया कि शायद मैं बहुत लेट आया या मुझे बहुत ज़्यादा काम मैं कर सकता था। कब से काम कर रहे हैं आप सोशल वर्क में सर? देखा जाए तो जवानी की उम्र से ही कर रहे हैं। जवानी की उम्र मतलब कोई 25-30 साल पहले से? हाँ, तकरीबन यही समझे कि आज अच्छा, खैर ये बताएं मुझे कि आपका ये जो कैमरे के पीछे वाला जो काम है, ये आपने शौक से ये काम शुरू किया था या
मतलब हादसातन आप इस फील्ड में आ गए जिस तरह बहुत सारे लोग हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं यही करना चाहता था एडवर्टाइजमेंट जो मैं कर रहा हूँ। आई स्टार्ट माई करियर फ्रॉम FM in 1995। आज 26 साल हो गए मुझे मीडिया को सर्व करते हुए। 26 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह। 26 ईयर्स हो गए। वाह, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इसीलिए मैं चाह रहा था कि ऐसे ऐसे 95 में आई स्टार्ट माई करियर। जब लोगों को पता भी था कैसेट्स का दौर हुआ करता था, VHS के दौर होते थे। आई डोंट नो कितने लोग उसको समझ रहे होंगे। वहाँ से करियर को स्टार्ट किया और मैं वही काम कर रहा था जो मुझे करना था और हमेशा एक्सपर्टीज उसी में ही रखी। अप्स एंड डाउन, लर्निंग, सारी चीज़ें उसका पार्ट आपकी बन जाती हैं। तो अब जब यहाँ तक मैं पहुँचा, बीच में मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि अल्लाह जब मुझे इस काबिल कर रहा है कि मैं एक अपने पाथ पे जो काम मैं करा जा रहा हूँ और उसमें कमांड आती जा रही थी, क्यों ना अब इससे लोगों का भी भला होना शुरू हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके? मतलब हम लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि हमारे पास जब लाखों रुपए या करोड़ों रुपए हों तब ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मदद करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, एक जज्बे की ज़रूरत होती है। वो जज्बा, वो कभी कभी किसी को सिर्फ किसी का कांटेक्ट शेयर कर देने से ही आपका जो है आप उसकी मदद कर देते हैं, उसका काम हो जाता है। किसी को रास्ता बता देना और बहुत सारे काम। हेल्प, मदद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ। आप तो हेल्प ऐसे भी, रास्ते से एक पत्थर हटा दे, उससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। जी। कि आप रास्ते में किसी को सिर्फ जगह ही दे देना कि आप पहले चले जाएं, शायद उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो, तो वो भी नेकी है। हम हमेशा प्लान करते रहते हैं कि अभी हमारी आइडियल कंडीशंस आएंगी तो हम हेल्प की साइड पे आएंगे। नो, आज से बहुत पहले हमारे इस्लाम में ये चीज़ बता दी गई कि जब लोग नहीं किसी की मदद कर पाते थे तो उनको बताया कि आप एक्स्ट्रा 2 घंटा काम करके उससे जो आमदनी है उससे लोगों की मदद कर ले। हेल्प करने के लिए फंड्स की या पैसों की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, एक जज्बा चाहिए होता है। आज भी इतने इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और जहां उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं उसी के साथ साथ उन्हें मैन पावर भी चाहिए होती है। और लोग हैं, लोग आते हैं, वो आके रज़ाकाराना तौर पे काम करके जाते हैं। भाई फ़हीम, आप अगर एक बहुत बड़ा कॉज लेके खड़े होते हैं, मैं सिर्फ आपके साथ खड़े होके जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो अगर मैं आपको दे दूं और सिर्फ आपका मॉरली खड़ा हो जाऊं, तो वो भी एक हेल्प है, वो भी एक सपोर्ट है, एक कॉज के लिए जब आप खड़े होते हैं। जी हाँ, कि हम किसी भी तरह लोगों के लिए मौसर साबित हो सकते हैं, कारआमद साबित हो सकते हैं। इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा वक्फा है और इस वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। सैयद इकबाल अहमद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एंड CEO मेड्रॉक्स मीडिया, और इनसे कुछ सोशल वर्क के हवाले से बात हो रही है। ये ख़ुद भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं कि अपने दिल में ये लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और अच्छा इकबाल साहब, आपसे बात हो रही थी लोगों की मदद के हवाले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबको एक आलमी वबा का सामना है और इस वबा की वजह से लोगों के कारोबार, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ इदारे ऐसे हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआगो हैं। और जिनके पास नहीं है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके लिए भी बहुत सारी हमदर्दियाँ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं एक सोशल वर्कर होने के नाते कि किस तरह हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं, उसका इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सकते हैं, और वो किस किस अंदाज से हो सकती है? देखिए, सबसे पहले हमने इस पूरी वबा में ना लोगों को भिखारी ज़्यादा बनाने की कोशिश करी, रादर कि उनको हम काम दे दें। हाँ। इन अ सेंस कि आप उनको राशन पहुंचाते हैं, फिर राशन ख़त्म होता है, फिर राशन पहुंचाते हैं, फिर राशन ख़त्म हो जाता है, जबकि वो कुछ ना कुछ काम करना जानते हैं और करना चाहते हैं। विजन आपके और हमारे पास है, हर एक के पास नहीं है। तो आप उसकी एक्सपर्टीज़ को, मेरी मीडिया की एक्सपर्टीज़ है, मैं जानता हूँ कितने लोग इसमें काम मज़ीद कलेक्टिव कर सकते हैं मेरे साथ। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, काम होता है। अब इसमें जब आप जुड़े ना लोग, और बहुत बुरी कंडीशंस आई कोरोना की वजह से, तो हुआ क्या कि एक नया मेथड सामने आ गया काम करने का। वो नया मेथड क्या आया? पार्टनरशिप। अब हर एक गरीब आदमी जो कोई हुनर रखता था या कोई टेक्निक रखता था अपने पास, तो वो आपके साथ एक उसके पास जो बिजनेस माइंडेड थे और हेल्प भी करना चाहते थे, मगर
राशन की शक्ल में हर वक्त मदद दी। राशन आप बिल्कुल सपोर्ट करें, साथ में उसको ग्रो भी करना शुरू कर दें। जब आप ग्रो करना शुरू कर देते इस कंडीशन से बहुत अच्छे ऑनलाइन चीज़ें आ गई, सारी ऑनलाइन सर्विसेज आ गई आपके पास, हर प्रोफेशन ऑनलाइन जुड़ गया। इवन ये मग भी रखा हुआ है तो इसको बनाने वाले कहीं बन रहे हैं। अब उनकी जब रोजी रोटी गई तो इसी मग को आपने उनके लिए प्रेजेंट कर दिया कि वो घर बैठ के सेल कर सके। मास्क हमारी ज़रूरत थी, आप कितनी मशीन लगे, छोटे छोटे मास्क लोगों ने लगाए हैं, ऐसे काम करे हैं लोगों ने। और प्लस देखिए आप मेरा ख्याल है वो सवाल को समझे नहीं। मतलब हम लोग सब मिल के किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तबका भी है जो बुरी तरह पिस गया है इस सारी सूरत हाल में। जिन लोगों को हमने राशन दिए जो आपको लग रहा है कि वो भिखारी बन गए, वो बिल्कुल भिखारी नहीं बनना चाहते। किसी का ऐसे मतलब ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका ऐसे हाथ रख के कुछ मांगने को दिल करता है, वरना ज़्यादा वो सारे वो लोग हैं जो कोई मजदूरी करता था, कोई पेंट करता था, कोई प्लम्बर था, कोई था। मतलब इस तरह के लोगों के साथ जो है ना हुई है। तो मेरा इशारा इस तरह था कि हम उनकी जो अपने कॉन्टैक्ट्स में, ग्रुप्स में हम कभी उनका डाटा शेयर कर दें कि भाई आपको अगर कोई तरह की ड्यूटी आपको चाहिए, या कोई ये एक बच्चा है या ये एक एग्जैक्टली फ़हीम हुआ यही कि इसमें जब जॉब्स बंद हुई, चीज़ें बंद हुई, तो प्लम्बर की, टेक्नीशियन की बात नहीं, तो वो सब फ़ोन पे ही अवेलेबल हो गए। मगर दे डोंट नो कि वो अपने आप को चला, क्योंकि उनको एक हार्डवेयर की पड़ी, उनको जाके इलेक्ट्रिक शॉप पे बैठना है, उनको जहाँ वो मेहनत मजदूरी कर सकें। तो हमने उनको काम नहीं दिया, क्योंकि काम तो हमारे भी आपके भी रुके हुए थे ना। वहां जाके उनसे हमने दो सवाल नहीं किए कि यार तुम काम क्या करते हो, साथ में उसकी सपोर्ट तो करी। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि अगर मेरा प्लम्बर था, मेरे घर में मसला आ गया तो प्लम्बर को मैंने फ़ोन किया, वो आ गया और उसने काम किया। फिर जब उसके साथ बैठा तो उसका बच्चा भी साथ था, जब जहन रखता था, पढ़ सकते, वो पढ़ नहीं सका बेचारा। जब उसको बताया गया किस तरह से तुम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी चीजों को भेज सकते हो, लोग इंतजार में। और उसने जब इसको इम्प्लीमेंट किया, उसने एक स्टेटस लगाया प्लम्बर का, कितने लोग तो उस बच्चे के पास आ गया, उसका रोजगार चल पड़ा, इसी हालात में चल पड़ा। मतलब यानी कि आज के दौर में सारे ही लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं, और वो लोग जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनके घरों में बच्चे तो वो एजुकेटेड है, वो एजुकेट हुए या किसी न किसी और ऐप पे, फेसबुक वगैरह के जरिए, तो वो अच्छा खासा इंटरनेट अच्छा वो करना जानते हैं। वैसे भी तो इसको यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट को। हाँ। तो अब वही दो आदमी मिलके, इस वक्त मेरे हिसाब से 2 आदमी मिलके एक पूरी बिजनेस चला सकते हैं। अच्छा। अगर एक थोड़ा समझदार है और एक के पास हुनर है तो आप उसका कॉम्बिनेशन कर दें। हमेशा टैलेंट और वर्कफोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा ओके, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, यानी कि किसी एक शख्स के पास हुनर है और दूसरे के पास उसको बेचने का हुनर है। बिल्कुल खत्म हो गई ना बात, है ना। हाँ। अच्छा अब मैं फिर वही कहता हूँ कि जब आप उसको एजुकेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको एक बड़ा बिजनेस देखें कि आपने सारे प्लम्बर्स का एक हब बना दें। उस रोजगार तो फिर यूं करके बाहर आएगा, आपकी सर्विसेज हर जगह आएंगी, पूरे कराची में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सही। तो इसका मतलब है अगर जो सोशल वर्क करना चाहते हैं वो मतलब किसी तरह सोशल वर्क है, किसी हुनरमंद के साथ जो है उसकी इंटरनेट पे या वैसे कहीं सपोर्ट करके उसकी जॉब जो है वो कुछ बेहतर। भाई ये समझे कि मेरे पास एक हुनर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक हुनर है कि जनाब मुझे आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। अब मैं आ गया, मैं सिर्फ पेंटर ही हूँ, ठीक है। अब फ़हीम आपको पता है कि पेंटिंग कहाँ तक जा सकती है। आप यहाँ बैठ के 2 मशवरे और अपने 15 मिनट मैंने कहा ना, बहुत बड़े फंड्स की ज़रूरत नहीं है, आपके क्वालिटी 15 मिनट भी किसी की मदद कर सकते हैं। आपने उसको लर्निंग दे दी कि यार ये तुम्हारा इतना काम मैं कर देता हूँ, और उसके बाद तुम अच्छा वो विलिंग होगा तो उसको कैरी भी करेगा। आपकी सुपरविजन हमेशा रहती है उसके पास, थोड़ी बहुत सुपरविजन हर एक को थोड़ा बहुत। मैं भी ऐसे ही था ना स्टार्ट जब जिंदगी में किया, मेरे भी बॉसेस थे, मैं हमेशा से जो CEO नहीं था, भी कभी एग्जीक्यूटिव था, नीचे से ऊपर था, मुझे भी लोगों ने सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट ना करते आज मैं यहाँ बैठा होता। तो वो ही चीज आपको फिर लेके आती है दूसरों के दर्द को समझने के लिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम में से जिंदा, मैं क्या कहता हूँ, अशफाक अहमद कहते हैं हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियां बांटते हैं। कितनी अच्छी बात है। अब ये एक आसानी और खैर है कि मैंने कहा यार मैं सिर्फ पेंटिंग बनाना जानता हूँ। फ़हीम को पता है, फ़हीम को नहीं पता, फ़हीम के एक दोस्त को पता है
कि 1 मिनट रुको, 2 फोन कॉल, वही आपकी बात कि किसी को एक फोन कर दें, एक कॉल कर दें, वो 2 फोन कॉल के बाद क्या हुआ, उसको ये पता चल गया कि मैं अपनी पेंटिंग कहाँ तक ले जा सकता हूँ। एक बड़े अच्छे स्केच बनाते, मैं जानता हूँ एक साहब को, वो सिर्फ आर्टिस्ट है, और सिर्फ आर्टिस्ट, और ऐसे स्केच जब भी मेरी गाड़ी गुजरती है मैं देखता हूँ क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। अरे हमारे एक दोस्त हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, कल भी हुई मुलाकात, तो वो बता रहे थे कि उनका एक बेटा है जो अभी मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया, तो उसे पेंटिंग का बड़ा शौक है। तो उसने अपनी पेंटिंग्स बना के जो दोस्तों वगैरह की जो भी उसके पास पेंटिंग थी उसे इंस्टाग्राम पे लगाना शुरू की, और वैसे ही शेयर कर रहा था। अब उसके पास ऑर्डर्स हैं, 4 पेंटिंग्स के ऑर्डर्स हैं, तो किसी ने 5-5 हज़ार रुपये दिया। मैकेनिक्स हैं, इस बारिश में ही कितने मैकेनिक्स हैं जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ हैं। जी हाँ। अगर उनको आपने लर्निंग दे दी होती है, कहीं ना कहीं विजिबल कर दिया होता, लोगों के माइंड में एक कॉन्टैक्ट नंबर होता, एरिया वैसी होता, तो वो उसको कॉल करते और वहीं पे आ जाते। मगर क्या हुआ, वो बेचारा अपना हुनर जानता है। अच्छा, एक आप सही कह रहे हैं, एक नेटवर्क होना चाहिए हर शोबे के हवाले से। मोबाइल मतलब हमने खाना मंगवाने के लिए इतने मतलब एप्स को इस्तेमाल करते हैं, फूड तो ऑर्डर कर देते हैं हम, तो हम इस काम के लिए भी तो हमारे पास ऐसी एप्स होनी चाहिए ना कि आप करें और आपके उस इलाके में जितने लोग हैं वो आपके सामने आ जाए, बात हर चीज की। एक वक्फा आ गया जनाब बीच में। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना उसका काम मिनिमाइज हुआ है, तो बहुत अभी क्या वक्त क्या आ गया कि जो ये लोग पहले काम करते थे नॉर्मल रूटीन से पहले, वो चेंज हो गया सब कुछ, या दोबारा आएंगे तो नई नॉर्मल रूटीन में आएंगे या वहीं से शुरू करेंगे लाइफ हम? इन कंडीशन से फ़हीम, सबसे पहले हमें लर्निंग लेनी चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि जब आपके सीखने का अमल रुक जाता है तो आप डेड हो जाते हैं। और आप कोई भी चीज़ तब सीख सकते हैं या कोई भी काम तब कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करें। क्योंकि एक नियत रखना अलग केस है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना एक अलग केस है। जब आप कहते हैं कितने लोग बेरोजगार, मैं इसकी आपको दूसरी साइड बताता हूँ। बताइए। जो लोग ये समझे कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसी में कई लोगों ने घर से फूड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो ख़वातीन घर में बैठी, जब रेस्टोरेंट्स बंद हुए तो ख़वातीन ने घर में कुकिंग शुरू करी। उन्हीं के लोगों ने, 3 लोगों ने, जो कहीं वेटर का काम करते थे, घर में बाइक थी, उन्होंने छोटे लेवल पे किचन को रन करना शुरू कर दिया अपने और लोगों के। You got it? अच्छा, आज से बहुत पहले हम समझते नहीं है। हमारे पास एक सारा सबसे बड़ा मसला है, जब हम पे पड़ जाती है ना तब हमें समझ में आती। तो ओह कि अब क्या हुआ। अच्छा, ये बहुत पहले हो चुका, पूरी दुनिया में हो चुका। हम ट्रांसपोर्ट के लिए ऐप यूज करते, तो वो क्या थी, जिनके पास बेकार में गाड़ी खड़ी हुई थी, अच्छी बुरी जैसी थी, या किसी को गाड़ी चलानी भी आती थी, बस वो किसी के जाती मुलाजिम बने हुए थे जो उनके साथ गुलामी वाला सलूक करता था। वो आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए और आपकी ज़रूरत बन गए। आपकी ज़रूरत बन गए, क्योंकि एक एन आइडिया इज़ एवरीथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि एन आइडिया इज़ एवरीथिंग। अब वो जो ट्रांसपोर्ट की एप्स आ गई, हो गई है, वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक बाइक है। यानी अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ बहुत से लोग, आप ऑफिस से बिजी होते, नहीं जा पाते स्टोर तक, ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हर चीज़। जब हर चीज़ ऑनलाइन, अच्छा शॉप सब चीज़ें बंद हुई, मजबूरन हमको इस पे आना पड़ा। जब मजबूरन आना पड़ा तो हमने रियलाइज़ हुआ कि यार कितनी बड़ी मार्केट को हम छोड़ के, बट हम पे पड़ गई ना सर पे। अच्छा, आपको पता है वो जो मैं जानता हूँ ऐसे इलाकों को कि जहाँ पे हमेशा आज भी लोगों को ये फिक्र होती है कि ये बाज़ार से चीज़ मंगवानी है, कोई ला के देने वाला ही नहीं है, क्या करें, वो फलाना आएगा तो ला के देंगे। अब ये हो गया, मैंने देखा है एक यहाँ एक हमारे अजीज़ रहते हैं, औरंगज़ेब लगारी साहब रहते हैं एक जगह पे, तो उनके वो प्रोजेक्ट जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एरिया में, तो लोगों ने जॉब्स की हुई हैं। वो एक बंदा है, वो उसका काम क्या है, वो सिर्फ सामान लाता है और देता है, अपनी फीस देता है। वो 8-10 जो है वो सबके काम करता है, बाइक पे जाता है, उसने फीस रखी हुई 50 रुपए 40 रुपए, और वो शाम में बच्चों को रोटी लेके जाता है। वो आप पहले स्टेट एजेंट्स पे मोहताज थे, आज आपके पास मौजूद है। स्टेट एजेंट्स के तौर पे आपके पास हाथ में मौजूद है, विजिबल है हर चीज। अच्छा, उस वक्त हमें नहीं समझ, आज जब प्रैक्टिकली हर चीज पढ़नी शुरू हुई तो फूड से लेके ग्रोसरी तक, ग्रोसरी से लेके प्लम्बर तक, हर चीज। मैंने कई पेजेस खुद देखे जहां पे मैंने देखा कि अरे ये क्या हुआ कि ये जो एक कारपेंटर था उसने अपनी 4 ठोक ठाक के चीजें लगा दी, तो मैं ही अट्रैक्ट हो गया। मैं ही अट्रैक्ट हो गया कि रादर के मैं उसके काम को पहले जज करता कैसा करेगा, मैंने देख के ऑर्डर कर दिया, उसे कॉल कर दी। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शहादत कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शहाद साहब कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। भाई अभी ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने चैरिटी इतनी की, लोगों को सही बात है, हमने लोगों को जाके मदद तो की। अब अगर एक मैं कारपेंटर हूँ या मैं मोची हूँ या मैं, मुझे आप मदद जरूर करते, मुझसे मेरे हुनर उस वक्त कैश कर लेते, ताकि वो जो मैं हाथ फैला के आपसे रिजक ले रहा था वो तो मेहनत मेरी आ जाती वसूल। अभी आप देखिए जैसे नालों की सफाई है, बारिशों का है, अभी बेरोजगार बहुत हैं। अगर आप उसकी वॉलंटरी तौर पर खिदमत करना चाहें तो उनसे क्या, भाई आओ अपनी अपनी गली साफ करो और ये तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, 2000 4000 5000 आपको काम। देखिए हमें हाथ फैलाना, और अब पाकिस्तान सर्वाइव जब करेगा कि आप जान लगा के कोशिश करें एक्सपोर्ट की। अगर आपके पास एक्सपोर्ट है तो समझे आप सर्वाइव करेंगे, वरना लोकल तो बड़े बड़े आदमी बैठ गए। आप यकीन करें, मेरे बेटे का काम है, ये ऑनलाइन का ऑफिस वगैरह है, पूरा उसकी भी बिजनेस है। एक प्रोफेसर साहब मेरे घर आए तो मैंने उससे कहा, ये प्रोफेसर साहब घर क्यों आए? कि पापा इनके हालात प्रॉब्लम है, ये खाने का काम करना चाहते हैं, तो ये मेरे ऑफिस में आके मुझे बिजनेस नहीं दे रहे थे, वो कहते हैं यहाँ से आप काम कर दें। तो इतना बुरा हाल हो गया है। तो आप इसमें यकीन करें, एक्सपोर्ट में हमें जान लगा देनी है, कितना इंसेंटिव दें और जो कुछ करें, बिजली के रेट कम कर दें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं और लोगों की मदद करें उस शर्त में कि भाई ये तुम्हारा ये हुनर है, तुम मोची हो तो ये पूरा ये सी दो, फलाओ कपड़े वाला काम दे के। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। इंसाफ की बात से मैं एक बात बताऊं, मोची वाली बात। अच्छा, प्रोग्राम का हमारा इस सेगमेंट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है, तो आप कुछ ख़ास पैगाम जो दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं इस हवाले से वो आप दे दीजिए। मेरा सिर्फ एक मैसेज कह लें, दरख्वास्त कह लें, रिक्वेस्ट कर लें। इस वक्त हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक प्रैक्टिकल पाकिस्तान की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल पाकिस्तान इन अ सेंस जो हम बातें ना करें, हम एक सिस्टम में जुड़े और सिस्टम में जुड़ने के बाद जैसे उन्होंने बताया कि मोची है तो उसी को प्योरीफाई करें, लोगों के हुनर को बेहतर तरीके से और प्रेजेंट करें, और कनेक्टिविटी तकसीम का जो अमल कोरोना ने हमको सिखाया है उसको तकसीम के अमल को कनेक्टिविटी में जोड़ें, स्ट्रॉन्ग करें अपने आप। उनके इलाकों में जराइम की शरह जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। शायद यही वो वजह है कि बहुत सी जगहों पे जो पुलिस अफसरान हैं या पुलिस स्टेशन हैं वहाँ से लोगों को शिकायत होती है कि हमारी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऐसी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं करना चाहते फिर कि अगर वहाँ पे लिख लिया तो इसका मतलब है कि वो क्राइम हो गया, अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है नहीं हुआ। मतलब इस किस्म के कुछ कागजी मामलात जो हैं वो भी ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। मगर यस, जहाँ पे मगर इसका सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है किसी को मुअत्तल करने का वो ये है कि जो नया जो भी अफसर आएगा, पुलिस अफसर, वो जब उसको पता होगा कि मुझे इलाके में जो क्राइम की शरह कम करना है, अगर ये कम ना हो सका तो मुझे भी मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये एक प्रेशर जो है, ये एक वो होना चाहिए जो आपको बिल्कुल सही समत में रखे और हम सही डायरेक्शन में काम करते रहें। एक थोड़ा सा खौफ, एक थोड़ा सा डर जो है, इसका एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसे एडवोकेट हैं जिनको आप सब जानते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये अपनी राय जो है कानून के मुतालिक जो है वो पेश करते हैं और अपना तजिया भी पेश करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब लियाकत अली खान साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। लियाकत भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुबारक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये बात वाकई हकीकत है कि इस वक्त क्राइम की शरह में अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, आपने देखा जैसे ही यहाँ पे कोरोना की वबा हमारे मुल्क के अंदर आई और पूरे कारोबार वगैरह जो है ना सारे बंद हो गए, और लॉकडाउन की वजह से आप देखें कि हर चीज़ जो है ना बंद पड़ी हुई है, चाहे वो अदालतें हों या होटल्स हों, कारोबार हों, मार्केट्स हों, तो जिसकी वजह से जो है ना बेरोजगारी बढ़ गई है। और इस बेरोजगारी बढ़ने के बाद साथ साथ जो है ना जराइम के अंदर भी जो है ना इजाफा हो रहा है। साफ ज़ाहिर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है तो वो फिर जराइम की तरफ बढ़ते हैं। छीना चपटी की वारदातें बढ़ गई हैं, इसके अलावा डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये जो है ना, क्योंकि आप ये देखें कि पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन होने के बावजूद कि आपको पुलिस रोडों पे नजर आएगी, नाकों पे नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी शिकारियां हो रही हैं। अच्छा, लेकिन जब उसकी शिकायत करने के लिए लोग जाते हैं तो आगे पुलिस उनकी बात सुनती नहीं है। सही। अच्छा देखें, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है,
और अदालत, मतलब आप लोग, पुलिस और अदलिया, ये दोनों एक बेहतर किरदार अदा करके इस तरह की सिचुएशन पे काबू पा सकती है क्या? देखिए, पुलिस का अपना काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जाना वो बेहतर करे, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और अमन व अमान को बेहतर करे। अदलिया का काम यह है कि जो लोग जराइम करते हैं उनको उनके खिलाफ केसेस चला के उनको सजाएं दें ताकि माशरे से जराइम का खात्मा हो सके। जो ना तो दोनों के जो है ये डिफरेंट रोल हैं। अब जहां तक बात यह है कि अभी आप कह रहे थे कि पुलिस एहलकार जो है जो अपने इलाकों में कंट्रोल नहीं कर सके जराइम को, उनको सस्पेंड भी किया गया। बात यह है कि मसला सस्पेंड करने से हल नहीं होता है। अगर किसी शख्स के साथ कोई वाकया होता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी फौरी तौर पर FIR दर्ज करें और उसको इंसाफ फराहम करें। लेकिन यहाँ पे मामला उलट है, या तो आपके पास सिफारिश होनी चाहिए या फिर आपके पास पैसे होने चाहिए, फिर जाके आपका मसला जो है वो हल हो सकता है, आपकी FIR इंदराज हो सकती है। हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं जिनके मुकदमा दर्ज नहीं होते, उनके साथ जेन्युइन वाकयात होते हैं, पुलिस जो है ना टाल मटोल से काम लेती है। उसके बाद फिर हमें अदालतों से रजू करना पड़ता है, उनके खिलाफ फिर हमें 22 की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है और कोर्ट से डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो है वो पुलिस अदालती अहकामात भी जो है वो नहीं मानती। उसके बाद फिर हमें कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ता है, वहां से जाके जो है हमें इंसाफ मिलता है। तो ये पुलिस की हरदर्मी जो है, पुलिस ने तो एक रियासत के अंदर अपनी रियासत कायम कर रखी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अवाम का एतमाद पुलिस पे भी उस तरह नहीं रहा और अदालतों पे भी नहीं रहा? क्योंकि सिर्फ कल की एक रिपोर्ट है कि कोई 3 लोग आए हैं इस तरह वारदात करने के लिए, उनमें से एक को इन्होंने पकड़ लिया और उसको, मतलब इखलाकी तौर पे या वैसे मुहज़्ज़ब मुआशरों में तो ऐसा होता है, अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल अगर पकड़ लिया जाए तो उसको सिर्फ पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं कि ठीक है बाकी कार्रवाई होगी, अदालत जाएगा, अदालतों में उसको जो भी सज़ा मिलेगी वो मिलेगी। यहाँ कानून को खुद हाथ में लेते हुए उसको इस कदर मारा गया कि बस उसकी जान बच गई उसकी, और उसको उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। तो लोगों ने फिर वो जिस तरह के इलेक्ट्रिक के ऊपर गुस्सा था गुलशन इकबाल में, लोगों ने उन मुलाजमीन को उतार के खंबे के साथ बांध दिया। मतलब अदालतों से भी उनका, मेरा ख्याल है कि लोगों का दिल उठ रहा है। एक आम जो अवामुन नास की जो राय है वो ये है कि अदालतों में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है, अमीर आदमी के अंदर जब आप कमजोर केस भेजेंगे तो यकीनन पहुंचेंगे। देश की बीमारी तो ये इलाका तो वो मजबूत केस बना के जब अदालत में लेकर जाएंगे तो मुल्ज़मान छूट नहीं सकेंगे। जब पुलिस ही आपकी जो है वो रिश्वत लेकर और लोगों के केस को जो है ना वो कमजोर करे और मुल्ज़मान को जो है ना बचाने की कोशिश करे, तो उस सूरत में फिर आप जो है ना अदालतों में इल्ज़ाम कैसे ला सकते हैं? जब आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर हो, जो उनके पास शवाहिद नाकाफी हो, अदालतें बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर शवाहिद नाकाफी होने के ऊपर जो है मुल्ज़मान को छोड़ दें, तो फिर हम अदालतों को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो बाकायदा प्रोसिक्यूट होते हैं, जिनके अंदर शवाहिद आते हैं, अदालतें सजाएं देती हैं जो ना। अच्छा देखिए, अच्छा अदालतों की सजा के हवाले से मैं आपसे, और हमारी हुकूमत की कमजोरी है और प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है कि मुल्ज़मान जो है ना जाकर अदालतों से छूट रहे हैं। आप मजबूत केस बना के भेजें, कोई मुल्ज़म नहीं छूट सकता। अच्छा ठीक है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो चली कि वो एक एंकर पर्सन जिनका मर्डर हुआ था, मुरीद अब्बास, और उनके कातिल को, मतलब जिसको कैमरे में वो वीडियो भी मौजूद है जहां वो कत्ल करके बाहर निकल रहा है और इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं, और उसके बावजूद उसको अभी रिहा कर दिया गया है फिलहाल। अब मुझे नहीं पता किस, तो क्या ऐसी चीजें देख के लोगों का वो जो एक यकीन है वो कम नहीं होता है? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, मुरीद अब्बास के जो केस है, मैं समझता हूँ कि उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। पहली बात तो ये है कि उसकी आप ये देखें कि 2 FIR होनी चाहिए थी, 1 FIR दर्ज हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है ना चीज़ें होती हैं, जो FIR कट जाना एक अलग चीज़ होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ना शवाहिद को पेश करना, केस को मजबूत करना एक अलग चीज़ होती है। तो यकीनन इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो है वो नाअहली है कि उन्होंने जो ऐसे लकूनात छोड़े हैं जिसकी वजह से जो है ना मुल्ज़िम को बेनिफिट मिला और वो जो है ना रिहा हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। अच्छा लियाकत भाई, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेंगे और नहीं, ठीक है, मैं अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी मुफीद मालूमात जो हैं वो हमें दी हैं। अभी एक और हमें टॉपिक पे बात करनी है, उस पर भी महंगाई में इजाफे से हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से तकलीफ दें और आपकी राय जो है उसमें फिर से शामिल करें। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है।
दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ कैफ़े में आज हमने दो अहम मौज़ूआत पे वक्फे से पहले हमने बात की है, और अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इस हवाले से भी बात का होना इंतहाई ज़रूरी है, और ये है महंगाई के हवाले से। आप जानते हैं कि इस वक्त महंगाई में काफ़ी इजाफा हो चुका है। जब से ये हालात ख़राब हुए हैं तब से, और जब से नई गवर्नमेंट आई थी तब से उस वक्त भी हालात कुछ महंगाई में इजाफा हुआ था। अभी इन हालात की वजह से कुछ और चीज़ें महंगी हो गई। फिर पेट्रोल की कीमत अभी कुछ दिन पहले जब दोबारा से बढ़ी है, तो अब हम सुन रहे हैं कि और ज़्यादा चीज़ें महंगी होने वाली हैं। अच्छा, महंगाई होती क्या है वैसे? मेरा ख्याल है कि जब आपको कोई चीज़ ख़रीदते हुए मुश्किल पेश आने लगे, या आपकी जब क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि चीज़ें आपके लिए महंगी हो गई हैं। तो हमारे यहाँ लोगों के पास वैसे भी इतने वो वसाइल नहीं हैं और इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और उसके बाद चीज़ों का भी दूसरी तरफ जो है वो बढ़ जाना, महंगा हो जाना, ये एक फ़िक्र वाली बात है। और इस पे जितने भी हमारे लीडरान हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उनको ज़िम्मेदारी कबूल करने की ज़रूरत है इस वक्त, कि वो किसी तरह आगे बढ़ के आवाम के लिए कहीं ना कहीं आसानी, कोई सहूलत जो है वो पैदा कर सकें। आज इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक अहम शख्सियत मौजूद हैं, राव सलमान साहब। ये कॉलमिस्ट हैं और उसके साथ साथ तजिया भी करते हैं, और काफ़ी ज़रा सोच विचार रखने वाली एक शख्सियत है, और कलम के साथ इनका काफ़ी ताल्लुक़ है। राव सलमान साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। आप सुनाएं। तो आपको भी चीज़ें महंगी लगती हैं? मुझे लगता है कि ये जो सहाफ़ी होते हैं इन्हें बिल्कुल कुछ महंगा नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, महंगी तो अगर नहीं लगती ना, तो उन लोगों को नहीं लगती जो ये महंगाई कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर वो आम आदमी जो नौकरी करता है, दिहाड़ीदार है, या फिर कोई कारोबार छोटा मोटा करता है, उसको महंगाई महसूस होती है। वज़ीर आज़म साहब अभी आप फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था आपको, एक्शन लिया इन्होंने कि महंगाई को कम किया जाए। पहले वज़ीर आज़म साहब से ये पूछा जाए महंगाई हो कितनी गई है, किस चीज़ के अंदर वो महसूस कर रहे हैं कि महंगाई हुई है। कल पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 16,000 टन जो है वो चीनी, 2,000 टन जो है वो चावल, और इसी तरीके से कोई 1,000 टन के करीब जो है ना आटा बरामद किया गया है। जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ चैनलों पे चली है ये, तो वैसे ही 10 किलो के आटे के ऊपर 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अच्छा देखिए, जब भी वज़ीर आज़म साहब या हुकूमत कोई बात करती है और उनकी बात पूरी नहीं होती, आगे से वो मतलब जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है, या वो लोग या तबका जिसको माफिया का नाम दे दिया जाता है कि ये ना बात नहीं मान रहे हमारी, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, इनकी वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ, हम तो कम करना चाह रहे थे। ठीक कह रहे। तो देख के ऐसा लगता है कि शायद ये जो लोग हैं, ये माफिया हो गए, ये आटे वाले, कभी चीनी वाले, कभी तेल वाले, कभी कोई सरसों का तेल बेचने वाले, कोई भी, हाँ। ये हुकूमतों से ये कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो जलसे जुलूस इलेक्शन के ज़माने में होते हैं, हाँ। हज़ारों कुर्सियाँ लगी होती है, खाना चल रहा होता है, बड़े बड़े स्टेज हर दूसरे दिन कहीं। आपकी नज़र में आप बता सकते हैं ये कौन करवा रहा है ये सारे जलसे जुलूस? ये वही लोग होते हैं जिनसे वादा किया गया होता है, जब आप आएंगे तो हम इनको फला फला कामों में सब्सिडी देंगे, आपको हर तरीके का मराद देंगे, आपको इस काबीना का हिस्सा बनाएंगे, आपकी मान कर चलेंगे। ये सारे वही लोग होते हैं। ये तो मतलब अरबों के हिसाब से पैसे लगते होंगे किसी भी, सिर्फ इंतखाबात की बात कर रहा हूँ मैं भाई। सर, ये अरबों के हिसाब से लगते हैं तो खरबों के हिसाब से कवर भी हो जाते हैं। तो ये पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं सारे, पीछे सारे इन्वेस्टर होते हैं, और वही इन्वेस्टर्स हर हुकूमत ने बिजनेसमैनों को अपने पीछे लगा रखा है। अब मैं कुछ नाम लूँ, वो तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब के हामी हैं, कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान के हैं, कुछ जरदारी साहब को सपोर्ट करने वाले बिल्डर्स लोग मौजूद हैं। लफ्ज़ बिल्डर से आप महसूस कर गए होंगे।
तो ये बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो इन्होंने बना रखे हैं अपने हिस्से के, ये हमारे लोग हैं। जब हुकूमतें आती हैं तो फिर वो जिस शोबे में काम करने वाले होते हैं उनके शोबों में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती है, जैसे कि चीनी का आपके सामने स्कैंडल आया था जहांगीर तरीन के मामले में। अच्छा देखिए, अभी अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, अगर इनके अदाद-ओ-शुमार देख लें, तो जो इन्होंने अपने 5 साल में किया है उस पे ये बहुत फख्र कर रहे होंगे कि ये देखें हमने ये कर दिया। सर आ जाए आप मुस्लिम लीग नून पे आ जाएं, वो भी ऐसे ही करेंगे। वो भी आज उनके पास भी दिखाने को इतने फर रहे हैं ये बंदा दंग रह जाए कि यार वाकई कमाल हो गया। महसूस करता आदमी कि यार वो पिछला दौर अच्छा था। हाँ, मैं उसकी वजूहत अभी आप इन पे आ जाए, आप इंस्टा का पेज ज्वाइन कर लें, आप केपीके का या मतलब लाइक वो पीटीआई का कोई भी आप सोशल मीडिया पे या जब भी जो इनके मौजूदा काम है उस पर भी आप हैरान हो जाएंगे कि इतना काम हो रहा है ना। महंगाई आज अगर हम देख रहे हैं कि 10 रुपए फला चीज पे बढ़े हैं, कभी हमने कम होते हुए नहीं देखा। अब आप ये देखिए कि जो गुज़िश्ता दौर जो था वो हमेशा जो है ना आज के दौर से तकरीबन अच्छा ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कहेंगे तो आज अपने बुजुर्गों को उठा के देख लें आप, वो कहेंगे अयूब खान का था, उसमें तो इतने पैसे में तो ये चीज़ें मिल जाती थी, बहुत सस्ता दौर था। महंगाई का जो तनासुब हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और हमने ये चीज़ महसूस की है कि जो बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर इमरान खान साहब को और दीगर हुकाम को इस पर गौर करना होगा कि जब आप इजाफा करते हैं किसी चीज़ में, पेट्रोलियम मसनूआत में, तो उसके साथ ही तमाम जो अशियाए खुर्दोनोश है, बसों के किराए हैं, इंटरसिटी बसों के किराए, उनमें बेपना 15% इजाफा 20% इजाफा ये कर देते हैं, उसी वक्त कर देते हैं। कभी आपने गौर किया कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की थी इमरान खान साहब ने, जब पूरे एशिया के अंदर जो दुनिया में पेट्रोल कम हुआ, लेकिन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक थे उनमें आपने देखा कि उन्होंने पेट्रोल कम करने की बजाय बढ़ा दिया। पाकिस्तान में 250 रुपये के करीब उनके भारत का वो बनता है कि जब उनका पेट्रोल वहाँ था, लेकिन उनके जो माशी माहरीन तो उनको आने वाले वक्त का मालूम था कि अगर मैं इस वक्त कोई ऐसा हम मामला करेंगे तो आवाम को फेस नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, पेट्रोल मसनूआत में कमी कर दी उनके मुशीरों ने। राव साहब, मैं आप क्योंकि बहुत अहम बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए, तफसील से इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महंगाई में होने वाले इजाफे के हवाले से, क्योंकि महंगाई वैसे एक बड़ी तेज़ी से बढ़ भी रही है, हो भी रही है, और इसी के साथ साथ अभी और भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें और ज़्यादा महंगी होने वाली हैं। ये ज़्यादा ख़तरे की बात है और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक कॉलमिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, जिनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी। आपको एक दफ़ा फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में तो राव साहब मौजूद हैं, मगर टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान है। ये एक एंकर पर्सन भी हैं, उसके अलावा भी ये बहुत सारे हुनर जानती हैं। टीवी पे हमने इन्हें मुख्तलिफ किस्म की मुफीद बातों के लिए हमने इन्हें सुना भी है। हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता यास्मीन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, महंगाई में क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। राव इमरान सुलेमान साहब से बात हो रही थी, बड़ी मुफीद मजे की बातें बता रहे थे। आइए जरा पहले इनकी राय सुनते हैं, फिर जरा आपकी तरफ आते हैं और आपसे भी राय जानते हैं कि आप महंगाई के हवाले से क्या ख्यालात रखती हैं। अच्छा राव साहब, आप बता रहे थे कि अभी जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान के जितने पड़ोसी ममालिक हैं इनका, हाँ, तो वहाँ पे कीमत कम नहीं हुई थी उतनी, तो पाकिस्तान में सबसे कम कीमत थी और जैसे ही कीमत बढ़ी है तो चीज़ें महंगी हो गई हैं। देखिए अब जो इनका जो मालियाती मुशीर है उनको अंदाज़ा था कि हमें बाद में कुछ चीज़ों को दोबारा से बढ़ाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के मुशीरों को भी मालूम था, उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा था, लेकिन वो खुशी का कोई पैमाना नहीं था, तनकीद की इस कदर जद में मौजूद थे। वो सोच रहे थे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो रिलीफ दे ही दिया जाए, फौरी तौर पर बात की देखी जाएगी। उन्होंने जो कीमतें कम की। अच्छा, ये एक अंदाज़ा है आपका या वाकई ये 100% जब कीमतें, अब आप अंदाजा इससे लगा लें कि अब 25 रुपए की कीमत आप एकदम कीमत बढ़ा रहे हैं, आप उसको अंदाजा कर सकते हैं। पहले तो खान साहब से जरा ये पूछे कि खाली पेट्रोल पीकर हम जी रहे हैं
आपने पेट्रोल कम किया, पेट्रोल का मतलब पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जुड़ा ये सिलसिला। अगर वो पेट्रोल की कीमत कम की तो क्या बता सकते हैं कि जो अशियाए खुर्द नोश जो आप और हम चीज़ें खाते हैं, हम जो सफ़र करते हैं, जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल अशिया हैं, क्या उनमें कमी आई थी इनके पेट्रोल कम करने से, या आप गाड़ी को जिंदा करने की कोशिश में रहते हैं अपने पेट्रोल को, या आने जाने में जिंदगी गुजार रहे हैं आप? सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये बताया जाए कि आपने पेट्रोल कम किया था। झगड़ा इस बात पर ना करें कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, कि झगड़ा इस बात पे भी ना करें कि एशिया के अंदर क्या कीमत थी और यहाँ क्या थी। इस बात पे करें कि आपने कम किया था तो क्या वो चीज़ें जो हमारे किचन की चीज़ें हैं, क्या उनमें कमी आई थी? अगर आपने 25 रुपए किया तो 15 रुपए इंटरसिटी बसों की मद में किराए में इजाफे की जो एक समरी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दी गई है, आला हुकाम को भेज दी गई है, वो आज या कल के अंदर इजाफा हो जाएगा। उसके बाद अब जो महंगाई का सैलाब होगा जो आप अर्ज कर रहे थे वो देख लीजिएगा फिर क्या होगा। नहीं देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नुकसानात हैं, मगर बात जहाँ से हमारी शुरू हुई थी कि अगर आप किसी का भी दौर देखें कि किसी हुकूमती नुमाइंदे से पूछें तो वो तो ऐसे ऐसे आपको अपने शाहकार गिनवाएगा कि आप कहेंगे वाह यार जो काम आपने कर दिया ये तो कुछ मैं बताता हूँ आपको इसका तरीकाकार क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उनको कोई भी वज़ीर आज़म बनने का उनका भी शौक पूरा हो गया। इमरान खान साहब का वो तो उसी दिन पूरा हो गया था कि जब वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर उन्होंने एक मुलाजिम से वेस्टकोट वगैरह लेकर पहन लिया था और तस्वीर बनवा ली थी, पूरा हो गया था उस दिन। सिर्फ एक शौक था, एक जिद थी। इनको मालूम नहीं था कि ये कांटों की सेज है। हुकूमत करने के लिए आदमी का ग्रासरूट लेवल के ऊपर एक अंदाजा होना जरूरी है कि एक आम आदमी की जिंदगी क्या है। आप अंदाजा करें कि बेशुमार मशीनों की फौज है और इतनी फौज है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं ना तो कहते कमाल हो गया हमारे शोबे के अंदर। सही है, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताएं, आप वैसे मुझे सिर्फ एक नाम आपने बताना है। अभी इन मुश्किल हालात में हमें इमरान खान साहब के अलावा नवाज शरीफ इस मुश्किल से निकाल सकते हैं या जरदारी साहब? इन दोनों में एक नाम बता दें, दोनों दो चॉइस। मुझे जुमला और भी इजाफा कहने की जरूरत है। देखें, इस मुल्क को वही निकाल सकता है जो इस मुल्क को चलाने का पहले तजर्बा रखता है। वो कोई भी इनमें से हो सकता है, लेकिन ईमानदारी के साथ, क्योंकि इन्होंने जो ईंटें, इन्होंने जो लोग ब्यूरोक्रेसी में जगह जगह फंसाए हुए, उनको मालूम है कि खराबियां कहाँ हैं। अगर आप ईमानदार शख्स की बात कर रहे हैं तो ईमानदार इन तीनों में से जो नाम गिनवाए इनमें से कोई नहीं है। खान साहब के ऊपर मैं कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन इर्द गिर्द के तमाम वो लोग हैं तीनों, इन जिन बंदों के नाम लिए आपने वहां से उठ के इसके पास आए। देखिए, आपको नहीं लगता कि इस वक्त ठीक है हालात बहुत टफ है, हमारे मुल्क के हालात मुश्किल है? साथ राव इमरान सुलेमान साहब मौजूद है स्टूडियो में और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता यास्मीन साहिबा। शगुफ्ता साहिबा, आपको महंगाई से किस कदर सामना है और जाती क्या आपके तजुर्बे हैं आजकल के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, वो हमारे साथ शेयर किए। और एक तासुर ये भी है कि जो आप जैसे बड़े बड़े अजीम एंकर्स होते हैं उन्हें चीज़ें महंगी नहीं लगती हैं, उन पैसा ही इतना होता है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें तो मैं ये कहूंगी फहीम कि जो महंगाई का असर है वो तो हम सबके ऊपर हो रहा है। और राव साहब की बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, बल्कि सेकंड करूंगी इनकी बात को कि जब पेट्रोल के पैसे कम हुए थे तो पेट्रोल नायाब भी हो गया था। चीजों की जो हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने 25 रुपए उठा के बढ़ाए, अब वो चीजें पहले ही महंगी थी, अब मजीद उसको महंगा कर दिया गया। सोचने वाली बात है एक आम आदमी के, हम लोग एक कहना चाहिए हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम कॉलमिस्ट भी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की अपनी जो एक सोच होती है उसके हिसाब से अगर मैं देखती हूँ कि आप इस वक्त जितना कमाएं मुझे लगता है वो कम है। दूसरी चीज, अर्निंग तो उस वक्त हो ना जब कंपनी आपको पैसे दे सके। अब तो हर जगह पर सैलरी डिडक्ट की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो रही हैं, कोविड का दौर है, उस पर इतनी महंगाई, तो पहले ही खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक तरफ बिजली के पैसे बढ़ा देते हैं, 3 रुपए तो ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। 20-20 हजार महीने का बिल आ रहा है। एक एसी अगर रात में चलता है तो आपके लिए तो कयामत है। तो आप मुझे बताएं, गर्मी अलग हमें सता रही है कि इलेक्ट्रिक अलग सता रही है, ऊपर से पीक रेट्स, पैसे अलग। हमें कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा ऊपर से पीक रेट्स के शाम 6 से लेके इतने बजे तक आप अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने गुना उसका बिल आएगा। हाँ, ये एक अलग ये सेलुलर कंपनी वालों ने इस तरह की ऑफर्स जो है ना वो दिखाई है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने आवर्स दिए होते हैं उसके बाद रात में लाइट बंद कर देते हैं। अरे तो आदमी सोएगा कब, सुबह जाएगा कब? तो इस वक्त तो परेशानी का बहुत बुरा हाल है। और सिर्फ मैं नहीं, हर इंसान परेशान है, हर कमाने वाला इस वक्त परेशान है। बिजनेस मार्केट में इतना है नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी हमें नजर नहीं आ रही।
तो कोविड के दौर में मेरे ख्याल से और अवाम के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए था। ये तो एक सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, वो भी भयानक वाली जो होती है। ओह। सौतेली माएँ भी अच्छी होती हैं। अच्छा, ये शगुफ्ता साहिबा ये कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई ऐसी चीज जो बड़ी प्रैक्टिकल हो, जो आपको लगे कि यस ये काम तो हुकूमत कर सकती है और इतनी वो इस्तात और ताकत भी रखती है कि वो अवाम के लिए इतना काम कर सके? क्योंकि जब हम हुकूमत से मदद की अपील करते हैं या कोई एक दरख्वास्त करते हैं, उम्मीद लगाते हैं हुकूमत से, तो हुकूमत कहती है कि लाओ मदद करो, मुखैर हजरात से मांग के फिर आपको दे। तो मतलब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी हुकूमत किस काबिल है। हम अब्बा जी से अगर कह रहे हैं कि हमें सिलेबस जो है वो ले दें, अब्बा जी के पास रोटी के पैसे नहीं है, वो कहाँ से लेके देंगे? तो कुछ ऐसा भी तो घर का वो सिस्टम बताएं हमें कि जो वाकई हमारी हुकूमत इस काबिल भी हो और हम उनसे उम्मीद भी लगा सकें। देखिए, पूरी दुनिया में जो है ना एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, प्राइस कंट्रोल होता है। प्राइस कंट्रोल वाले तो बैठे हैं, पता नहीं किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट आ जाती है सब्जियों की, वो लगता है कि शायद उनके घर में पहुंचती होगी, हमारे पास तो नहीं आती उसमें, क्योंकि डबल ट्रिपल पैसों में जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि भाई आप चेक एंड बैलेंस के एक सिस्टम तो डेवलप करेंगे ना। आपका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जब आप चाहते हैं, जब हुकूमत चाहती है, मैं नहीं समझती कि हुकूमत पावरफुल नहीं है, जो चाहती है तो हेलमेट पहना देती है, जब वो चाहती है तो बड़ी गाड़ियों का भी चालान कर देती है। तो अगर आप ये सब चीजें चाह रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि इस घर से कोई ना निकले, इस गली से कोई ना निकले, आप कंटेनर्स लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसका मतलब ये कि आपके पास पावर है ना। बिल्कुल सही है। फिर प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं है? प्राइस कंट्रोल कर ले, अवाम का जीना जो है ना वो आसान हो जाएगा इस मुश्किल दौर में, जिसमें यकीन माने जो एक गरीब आदमी है ना, मुझे तो अब ये सोच के परेशानी होती है कि पहले तो उसके पास आसरा था कि रोटी को पानी में डुबो के खा ले, अब तो रोटी भी आपने 10 से 12 की कर दी, नान आपने 15 की कर दी, तो क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? हक नहीं है। ठीक है, ये आप चल रहा है, ये बहुत बुरा है। आपने बहुत उम्दा अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है, थैंक यू सो मच। आप जहाँ तक इस मौजू को आगे ले गई हैं, हम यही बात जो है वो राव साहब से करेंगे। हम राव साहब, हमें एक वक्फे की तरफ, बहुत शुक्रिया आपका राव साहब, हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है। इन्होंने 1 मिनट का मुझे इंदिया दे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि हम एक वक्फे वापस आते हैं ना, फिर बात करेंगे कि किस तरह ये प्राइस को कंट्रोल कैसे किया जा सकेगा। क्योंकि हमने आज तक ये वाकई फलों और सब्जियों की कीमतों की वो जो रेट लिस्ट है, ये इस पे कभी जिंदगी में कभी चीज मिली है। और अगर आप दुकानदार से बात करें तो वो कहता है कि भाई हमें आती है इस तरह, हमें आती महंगी है, हम क्या करें? तो इसका मतलब पूरा सिस्टम खराब है ना पीछे, और वो कोई तो होंगे जिनको ये सिस्टम ठीक करना होगा, कोई गफलत बरतते हैं। इस हवाले से बात करनी है हमें। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। इमरान सुलेमान साहब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ शगुफ्ता यास्मीन साहिबा थी, जिन्होंने नहायत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक नुक्ते की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई कि ये जो रेट लिस्ट होती हैं, इनका क्या मकसद होता है, ये क्यों पैसे जाया करते हैं पेपर्स पे? ये जो रेट लिस्ट बनाते हैं ना ये लोग, बड़े भारी भरकम तोहफे मिलते हैं इनको। अच्छा, कि हाँ, इनको ऐसे नहीं बन जाती है। उसके बाद होता यह है कि जो अक्सर हम दुकानदारों के पास रेट लिस्ट पहुंचा दी जाती है, हम देखते हैं कि सामने लिखा होता है लेकिन रेट कुछ और मिल रहा होता है। रेट कुछ और ही होता है। रेट कुछ और मिल रहा होता है। अच्छा, करते ये लोग हैं कि अक्सर तो वो लगाते ही नहीं है। जब उनको पता चल जाता है ना, तो फोन भी आ जाता है उनको कि भाई फला रेट पड़ने वाली है। हाँ, रेट पड़ने वाली है, फौरन लगा देते, और रेट भी बिल्कुल सीधा हो जाता है। हाँ। सबसे बड़ी खराबी यह है कि हमारी आम पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि दूध है वो किस कीमत पर क्या किलो है, गोश्त की क्या कीमत है, मुर्गी का गोश्त का रेट तवाज़ुन खो चुकी है कि आवाज उठाने की उनमें सकत ही नहीं रही। नहीं, जब हुकूमत की बात नहीं मानते ये इदारे, जब फर्ज करें कहा गया है कि चीनी जो है इतने की होनी चाहिए, बाजार में उतने की चीनी नहीं मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर पर नहीं है, तो आम मार्केट में कहां से मिलेगी? तो भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि जब वो किसी की बात नहीं मानते, तो अवाम अगर मैं गया हूं सब्जी लेने के लिए या फ्रूट लेने के लिए, तो एक चीज है वहां पे 60 रुपए लिखी हुई है, ठीक रही है 120 रुपए की। मैं कह के मुझे ज्यादा से ज्यादा ये करना होगा कि मैं नहीं लूंगा वहां से, और मैं कहीं से भी नहीं मिलेगी वो उतने में। उसका तो रेट ही 120 रुपए है, वो तो कास्ट प्रिंट हुई हुई है 60 रुपए। पता नहीं 120 से भी 130 रुपए में 140 में चली जाती है चीजें। देखिए, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि हुकूमतें जितनी आती है उनसे ज्यादा ताकतवर है। अभी जो पेट्रोल का जो मामला हुआ था, 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे के अरबों रुपए का फायदा दे दिया गया, ये किसी ने महसूस किया?
1-1 करोड़ का जुर्माना दे के आवाम को ठंडा किया, गुस्से को उसका, अपोजिशन वालों को भी ठंडा कर दिया, अरबों रुपए का फायदा उनको दे दिया। अभी मुझे बताएं कि ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जिनकी बात कर रही थी वो शगुफ्ता साहिबा, ये कहाँ पे होती है और क्या ये इतनी ताकत में और इतने इख्तियार में है कि 2.5 करोड़ लोगों के शहर में? ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं ये सारे के सारे हुकूमत के लोग होते हैं, इनके अपने अपने गोदाम होते हैं, भरे हुए होते हैं, बाकायदा उस इलाके के मिनिस्टर को भत्ता जा रहा होता है, उसके MNA को सारा मालूम होता है, उस इलाके के SHO को सारा मालूम होता है। सही है हाँ कि ये कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो बोलते इसलिए नहीं। अब ये गुटखे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मिसाल के तौर पर गली मोहल्लों में थाने के पीछे जो घर है उसके अंदर गुटखा तैयार हो, तो फिर आप क्या कर लेंगे फिर इस बात के पीछे? अच्छा ठीक है, अवाम की जानिब से भी मेरा ख्याल है कि सपोर्ट की कभी कभी बड़ी ज़रूरत होती है। जिस तरह अभी टमाटर वाला जो एक बहरान आया था, यहाँ पे टमाटर खत्म हो गए थे और वो 400-400 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था। कोई बात करने वाली, हम एक ज़रूरी मुल्क है और टमाटर 400 रुपए किलो, तो ऐसी सूरत हाल में टमाटर कोई ऑक्सीजन नहीं है, उसके बगैर मर ना जाते हम लोग। चलो वो थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं ले रहे भाई टमाटर। भाई खुद तीसरे दिन टमाटर को सस्ता ही होना था, जो बीच में वो कर रहे थे या बाहर से हमें मंगवाना पड़ रहा था, 1 हफ्ता ना खाते हम लोग। मतलब हम भी पूरा अपना मनफी किरदार अदा करते हैं। आप इस बात को मनफी किरदार अदा करते हैं। देखिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनी होती है, इनका काम होता है कि जाकर दुकानों पर जाके छापे मारे और देखे, एक भेस बदल कर एक आम आदमी की शक्ल में जाकर पूछे कि भाई ये आम आदमी की शक्ल में जाके कहे कि भाई ये मुझे दे, अगर वो ज्यादा देता तो उसी वक्त उसके ऊपर हाथ डाले वो, उसी वक्त पकड़े उसको। मगर वो AC के कमरों में बैठे होते हैं, तनख्वाहें उनको बराबर मिल रही होती है, पैसा उनको आ रहा होता है, वो तो छोड़े इस बात को। जो जिन्होंने दूध माफिया है, जो दूसरे प्राइस बढ़ाने वाले लोग हैं, इन्होंने आपको पहले से इतना माल दिया होता है, इतने पैसे दिए होते हैं कि आपके पास हमारी सिफारिश आएगी, आपने बिल्कुल नहीं इसकी सुननी बात, उनको हाँ करे, लेकिन करनी वही है जो हमारी सिफारिश है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है। मुझे ये बताइए कि आपकी जानिब से क्या तजवीज़ हो सकती है हुकूमत को कि इस वक्त पे, इस हंगामी सूरत हाल में ये काम जो है ये आपने ज़रूर करना और ये नहीं करना? देखिए इसके लिए तरीक़ाकार ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो छोटे तबके का ताजिर है, आप हुकूमत को चाहिए कि पहले आप उनकी सुने। छोटे तबके का जो ताजिर है, ठीक है, अच्छा उनको अगर लेके उनसे उनकी राय ले जाए, आम आदमी से उसकी राय को पूछा जाए, उन लोगों से ना पूछा जाए कि जब आप वो मिनिस्टर लोग, वो उनको ये भी नहीं मालूम होता, जब वो किसी आप जैसे चैनलों में जाकर बुलाया जाता तो वो अपने मुलाजमों से पूछ रहे थे यार आटे का क्या रेट चल रहा है, उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं होता। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको खुशहाल रखना चाहिए, उनको हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी मराहत मिलनी चाहिए या ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि वो फल फूल सकें और बहुत सारे दूसरे लोग भी फायदा हासिल कर सकें। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आज 1 से 2 बजे के दरमियान जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि तेज़ बारिश हो सकती है। तो बारिशों के हवाले से ये वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं कि बारिशों पर गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। तो कल वाले इकदाम भी गैर मामूली थे, हम चाहते हैं कि आज ज़रा और ज़्यादा बेहतर इकदाम हों। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।